आज का इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। आज हम इसरो की हिस्ट्री, चैलेंजेस और अचीवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 से आप इसको रिलेट कर सकते हो साइंस एंड टेक में। आज अगर आप इसरो से रिलेटेड ये आर्टिकल देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको इन फ्यूचर कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे अचीव हुआ, कैसे इसरो फॉर्म हुआ, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अचीवमेंट हैं, ये सब चीज़ें हमारे द्वारा देखी जाएंगी। देखो, कोई भी आर्टिकल है आप उसको हिस्टोरिकली ज़रूर पढ़िए कि क्यों फॉर्म हुआ था, क्या रीज़न था, और उसको चैलेंजेस और उसके अचीवमेंट पे ज़रूर ध्यान दीजिए, प्रॉज एंड कॉन्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ऑलवेज याद रखिए, एक वाई ऐसा वर्ड है जो आपके हमेशा काम आएगा। वाई ज़रूर हर चीज़ में लगाइए। क्यों इसरो फॉर्म हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों डीआरडीओ सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्यों इसरो सक्सेसफुल हो गया, ये सब चीज़ें हैं। देखो, बेसिक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल होता है। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल में क्या होता है, ये दुबई की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से यूज़ किया था। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल में क्या होता है, गवर्नमेंट सबसे ऊपर होती है, फिर आपके एकेडमिक होते हैं, और फिर आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अब क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, एज अ फैसिलिटेटर का काम करती है। कोई भी प्रोजेक्ट है, आप दुबई को देख लो, क्यों डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो स्पेस सेक्टर में ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर रही हैं इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री। क्या रीज़न है डेवलपिंग कंट्री इतनी सक्सेस हासिल कर रही हैं? अभी आप देख चुके हैं कि दुबई ने मंगल मिशन लॉन्च किया, मतलब मंगलयान के लिए एक मिशन लॉन्च किया, और दुबई 5वां ऐसा कंट्री बना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना सक्सेस हासिल हुआ। देखो, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर काम करती है। फैसिलिटेटर का क्या मतलब कि कोई भी एकेडमिक है जो रिसर्च कर रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे वर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाइए, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करके सेपरेट इंस्ट्रूमेंट बनाइए, सेपरेट कंपनीज बनाइए। इससे क्या होता है, इस ट्रिपल हेलिक्स मॉडल में क्या इंप्रूवमेंट मिलता है कि तीनों मिलकर काम करते हैं, तो कोहेसिवनेस दिखती है। इस कोहेसिवनेस की वजह से कोई भी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। यही रीज़न है कि दुबई ने इतनी तेजी से तरक्की की। मान लेते हैं दुबई में जो है फॉरेन साइंटिस्ट थे, ये एज्यूम करने की चीज़ है, मगर ये भी एक अचीवमेंट है कि दुबई इतनी छोटी कंट्री होते हुए एक मंगलयान, मतलब मार्स पर अपना एक मिशन लॉन्च किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, इंडिया के अचीवमेंट आप देख लो। इंडिया आज़ादी के बाद से लगातार ग्रोथ कर रहा है स्पेस सेक्टर में, और इस ग्रोथ करने का वन ऑफ द मेन रीज़न क्या रहा है कि आपके जो स्पेस सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो हम लोगों को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से स्पेस सेक्टर में ग्रोथ लाई जा सकती है, किस तरह से स्पेस सेक्टर में जो इंडिया की गवर्नमेंट ने और इसरो ने अचीव किए हैं उसके क्या रीज़न है। अदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ। अदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्यों इसरो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और डीआरडीओ सक्सेसफुल नहीं हुआ। डीआरडीओ के आर्टिकल में हमने देखा था कि डीआरडीओ एक पीएसयू है, और पीएसयू की क्या प्रॉब्लम होती है, पीएसयू के पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती है, ऑटोनॉमी कम होती है। जबकि इसरो क्या है, डायरेक्ट पीएमओ को रिपोर्टिंग करता है। अब डायरेक्ट पीएमओ की वजह से क्या होता है, इसके पास ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती। दूसरी चीज़ हमने देखी थी डीआरडीओ केस में कि डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करती है, ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एक्स्ट्रा लोड हो जाता है, जिससे रिसर्च और डेवलपमेंट का फंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। मगर इसरो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग अदर एजेंसी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। अदर एजेंसी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और खुद जो है अपने आप जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत वर्क किया जाता है। तो इसरो के अचीवमेंट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने से पहले कुछ इसरो के बेसिक्स जान लेते हैं। देखो, इसरो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है जिसने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया है स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी को इन इंडिया में। बहुत सारी प्लानिंग अच्छे से डेवलप की गई इनके द्वारा और एग्जीक्यूशन किया गया। ठीक है, इसरो एक मोस्ट प्रोमिनेंट
मोस्ट प्रोमिनेंट सक्सेसफुल एजेंसी है इन द वर्ल्ड। क्यों ये वर्ड यूज किया गया? ये वर्ड इसलिए यूज किया गया है इसरो के, ये वर्ड आप अच्छे से नोट कर लो। क्या है? इसरो इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफिशियंट स्पेस मिशन, इसरो के लिए मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सक्सेसफुल एजेंसी वर्ड यूज किया गया। इसका मेन रीजन है कि इसरो ने जो भी स्पेस प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब हो गया कि बहुत कम पैसे में स्पेस मिशन लॉन्च किए गए हैं, बहुत इफिशियंट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और इंडिजीनियस प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है, जिससे क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है और हमारी डेली नीड जैसे नेविगेशन हो गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, एस्ट्रोसैट हो गया, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हुआ, तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। देखो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है जो सोशलिस्ट इकॉनमी पे वर्क करते हैं, वो ये कहते हैं क्या इसरो जो इतना पैसा वेस्ट कर रहा है तो उसे पॉवर्टी रिड्यूस करने में नहीं यूज़ किया जा सकता। तो इसरो के या फिर जो अदर ऑथर हैं वो सपोर्ट करते हुए कहते हैं जो स्पेस एक्टिविटी या स्पेस के एक्सप्लोरेशन में वर्क कर रहा है ये कहीं ना कहीं ह्यूमन प्रोग्रेस पर ध्यान दे रहा है। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड, ह्यूमन प्रोग्रेस पर बल दे रहा है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को हमारे बढ़ा रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जैसे कम्युनिकेशन, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन कैसा होता है? मान लो ये अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट घूम रहा है, यहाँ से किसी ने सिग्नल भेजा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ये सैटेलाइट को गया, सैटेलाइट ने दूसरी जगह सिग्नल भेजा, मुझे इतने पैसे चाहिए, इसने इतने पैसे यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तो कम्युनिकेशन लेवल बढ़ रहा है हमारा। तो इससे क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ रही। तो इसीलिए यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी वर्ड यूज किया है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफिशियंट स्पेस मिशन के बारे में बात की गई। इसरो क्या है, वो वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, जो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। अब ओरिजिन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो इसरो जब स्टार्ट हुआ था तब वर्ल्ड लेवल पर यूनाइटेड स्टेट में, यूएसएसआर में सैटेलाइट एप्लीकेशन पर रिसर्च या एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हुए थे। तो इसरो उसी टाइम फॉर्म हो गया था 1967 में, मगर वो इसरो एज अ इसरो नहीं था। उस टाइम एक इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च बनाई गई थी। देखो इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च ये बनाई गई थी। ये 1962 में स्टेबलाइज की गई स्पेस रिसर्च से रिलेटेड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। देखो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर वर्क करता है इसरो, मगर यहाँ पर एक डिपार्टमेंट था इनिशियली, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और इसमें सपोर्ट किया था डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसरो के स्टेबलाइजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। अब इसरो ने स्टार्टिंग में क्या किया, एक लॉन्च स्टेशन, मतलब एक स्टेशन लॉन्च किया जो जिसका नाम रखा गया थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तमिलनाडु में ये मतलब बिल्ड किया गया, मतलब जहां से हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे, जहां से हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, उसका नाम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नाम रखा गया। फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट जो था इन्होंने लॉन्च किया नाइकी अपाचे, जो हमने यूएसए से प्रोक्योर किया था, और इसे लॉन्च किया गया था थुम्बा स्टेशन से। ठीक है, नवंबर 21, 1963। देखो जो मैं डेट बता रहा हूँ, जो स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा हूँ, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आप केवल लिसन कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसे हल्का सा नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं करते हैं तो हम उसे टेलीग्राम पर धीरे धीरे ऐसी प्रोग्रेस डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है, तो हम टेलीग्राम पर ऐसे रिसोर्सेज डेवलप कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आपको शेयर कर सकें। अब स्टेबलाइजमेंट ऑफ इसरो कैसे स्टेबलाइज हुआ? अब इसरो 15 अगस्त 1969 में इनको स्पार, मतलब इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च को रिप्लेस कर देता है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में बनाया जाता है, और इसका ब्रॉडर मैंडेट रखा जाता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में आप हार्नेस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस नेशनल नीड। देखो नेशनल नीड क्या हो गया? कम्युनिकेशन के लिए हमें सैटेलाइट की ज़रूरत है, नेविगेशन के लिए सैटेलाइट की ज़रूरत है, यहाँ तक कि ड्रोन के लिए सैटेलाइट की ज़रूरत है, और डिफेंस और सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए हमें सैटेलाइट की ज़रूरत है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल नीड्स को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट लाना और एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट लॉन्च करना। ठीक है, इसरो
इसरो के बारे में आगे इन्होंने बताया गया, इन्होंने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किए जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में काम आया, मेट्रोलॉजिकल स्पेस रिसर्च की। ये मेट्रोलॉजिकल स्पेस रिसर्च जैसे IMD, देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर क्या एक काम करता है, IMD काम करता है। ये IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ये सैटेलाइट की मदद से अर्थक्वेक की लोकेशन बताता है और सीस्मोलॉजी की मदद से और सैटेलाइट की मदद से, और सैटेलाइट की मदद से हमें वेदर कंडीशन बताता है, किस तरह की वेदर कंडीशन डेवलप होगी। तो इसरो के द्वारा इस तरह के मेजर अचीवमेंट लॉन्च किए गए। वेरियस मिशन एंड सैटेलाइट बाय इसरो, इसरो के द्वारा जो वेरियस मिशन लॉन्च किए गए और सैटेलाइट स्पेस एक्सप्लोरेशन में और टेक्नोलॉजी में किस तरह से सिग्निफिकेंटली इसरो ने सैटेलाइट को लॉन्च किया। देखो इसरो ने कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किए, रिमार्केबल इफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये हमने सब देख लिया। कैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में स्पेस का यूज हो सकता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितने पॉल्यूटेंट हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे इसरो के द्वारा लॉन्च स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किए गए। जैसे कि और इसमें लॉन्च व्हीकल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किया गया, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किया गया और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 जिसे LVM लॉन्च व्हीकल 3 कहा जाता है। देखो ये लॉन्च व्हीकल होते हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, मगर अभी हमारे इंडिया के पास ऐसी कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाई है कि स्पेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है रिटर्न आ सके। इससे हमारे बहुत सारे रिसोर्स का वेस्टेज हो जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जिसने इंडिया के साइंस और स्पेस सेक्टर को बहुत तब्दीली की थी। इसके द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए। फिर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, जिसके पास कैपेसिटी बहुत थी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोड ये ले जा सकता था। और LMV3 ने तो डायरेक्शन ही बदल दी। इसके द्वारा कई सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उनका पेलोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसरो के द्वारा चीज़ें लॉन्च की गई। देखो पहला सैटेलाइट जो इसरो ने अपना इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम आर्यभट्ट था 1975। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ठीक है, फिर रोहिणी सैटेलाइट RS-1 was the first experiment flight for launch vehicle SLV-3। मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक हमने रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किए गए जो ट्रांसपॉन्डर का काम करते हैं, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। कभी कभी नए स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि सैटेलाइट से कैसे सिग्नल भेजे जाते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ये अर्थ है और अर्थ के अगल बगल में ये सैटेलाइट घूम रहा है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे हम इनसैट कह सकते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ से रामू ने कॉल की एक कंपनी को, इसने फ़ोन पकड़ा ऐसे और यहाँ से कॉल की और ये सैटेलाइट को सिग्नल गए। सिग्नल सैटेलाइट के जाते जाते क्या हुआ, USA में पहुँच गए। USA में क्या हुआ, एक नीचे सैटेलाइट लगा हुआ, इस सैटेलाइट के थ्रू पर्सन पे पहुँच गए कि मुझे इतने टन क्रूड ऑयल चाहिए या इतने टन कोई सामान चाहिए। अब क्या होगा, ये डायरेक्ट इसके पास सामान एक्सपोर्ट कर देगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन लेवल होता है सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, अब से कम्युनिकेशन सैटेलाइट में कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जैसे इंडियन नेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च किए गए, इनसैट सबसे पहले जो लॉन्च किया गया था कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो इनसैट 1B इंडियन सैटेलाइट 1B 1983 में लॉन्च किया था। ये मेजर रिवॉल्यूशन था कम्युनिकेशन सेक्टर में, आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता था। ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑफ इसरो, मतलब इसरो के हम स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे 2015 में क्या किया गया, इसरो के द्वारा एस्ट्रोसैट लॉन्च किया गया। ये एस्ट्रोनॉमिकल मिशन था जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं जैसे मार्स है, प्लेनेट हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करता था। मार्स ऑर्बिटल मिशन जिसे हम मंगलयान कहते हैं उसे 2013 में लॉन्च किया गया। ये प्रॉपर सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल नहीं था, मतलब लॉन्च सैटेलाइट नहीं था। इसमें क्या किया गया था, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, इसका लैंडर जिसे अच्छे से लैंड नहीं कर पाया, जैसे प्रज्ञान शायद नाम था उसका, तो प्रज्ञान लैंड नहीं कर पाया, तो इसलिए ये इंटरप्लेनेटरी हो गया। मतलब वहीं प्लेनेट के अगल बगल में घूमते हुए हमें मार्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया, चंद्रयान ने लैंड किया शिव शक्ति पॉइंट, जहां पर साउथ में चंद्रयान ने लैंड किया है उसका नाम हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। लैंडर रोवर मिशन
फॉर द मून। अब ये देखो 1 लूनार डे के लिए था। देखो चंद्रयान 3 मिशन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, इसमें क्या था 1 लूनार डे के लिए ये लॉन्च किया गया था। 1 लूनार डे जो क्या होता है उसमें अर्थ के 14 दिन होते हैं। तो इसने चंद्रयान 3 ने 14 दिन वर्क किया। लैंडर ने इंफॉर्मेशन दी हमें चंद्रमा से रिलेटेड बहुत सारी, और हमें बताया कि किस तरह से हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन ऐसा पहला मिशन बना जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की वर्ल्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला इंडिया का एक ऐसा मिशन बन गया वर्ल्ड में जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की। अभी तक चंद्रमा पर मतलब मून पर किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया। अभी सितंबर में हमने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। ये सन की सोलर की कोरोना से रिलेटेड मिशन था कि कैसे कोरोना में जो सोलर मास इजेक्शन होता है उस पर ध्यान दे सकते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन पर ध्यान रखते हैं, और सोलर फ्लेयर जो हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती है उस पर ध्यान लगाया जा सकता है। तो आदित्य L1 मिशन फर्स्ट सोलर मिशन इसरो के द्वारा सितंबर में लॉन्च किया गया, और अभी रिसेंटली ये कहां तक पहुंचा है, ये अपने मिशन को सक्सेसफुल करते हुए L1 लैग्रेंजे पॉइंट L1 पर पहुंच गया है। अपकमिंग मिशन जो है गगनयान मिशन आ रहा है हमारा। गगनयान करेगा पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। ये 2 से 3 दिन लोअर अर्थ ऑर्बिट में रुकेंगे और रिटर्न आ जाएंगे। तो इसके लिए इसरो में प्लानिंग चल रही है। फ्यूचर मिशन में इन्होंने एक्सपोसैट बताया, मगर एक्सपोसैट हमारा लॉन्च हो चुका है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। क्या होता है, जो एक्सरेज आएंगी, देखो सैटेलाइट जो स्पेस ऑर्बिट होते हैं उसमें बहुत सारी रेज होती हैं, उन्हें कभी कभी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो क्या करते हैं, हम ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जिससे क्या हो, हम एक्सरे निकालें और वो जो अर्थ जो स्पेस की डेब्री है या स्पेस ऑर्बिट है उनसे जो रेज निकल कर आ रही है उनको एक में तब्दील कर दे। पोलरीमीटर मतलब पोलर फॉर्म में तब्दील कर दे, और उसको हम स्टडी कर सकें कि जो स्पेस के ऑर्बिट हैं उनमें कैसे वर्क किया जा सकता है। और निसार मिशन नासा के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा। ये अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है, आप याद रख लेना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा इसरो मिलकर एक निसार मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम निसार रखा गया है। इसलिए अर्थ की मेजर चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, जैसे अर्थ पर कितना फॉरेस्ट है, अर्थ में एग्रीकल्चर फील्ड कितना है, ये सब चीज़ें। अब चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं इसरो की। देखो इसरो ने बहुत सक्सेसफुल मिशन चलाए हैं, उसकी रिकॉग्निशन ग्लोबल स्टेज पर बहुत ज़्यादा होती है। बहुत एम्बिशियस स्पेस इंडीवर रहा है स्पेस का। तो स्पेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इसरो ने जो अपनी करेजियस दिखाया, मगर उस करेज के बावजूद कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे बजट कॉन्स्टेंट। क्या होता है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेस के लिए इतना बजट नहीं रख पाती है। वन ऑफ द मेन रीज़न होता है अपोजिशन पार्टीज जो होती हैं वो कहती हैं कि आप स्पेस पे इतना लॉन्च खर्च कर रहे हैं, उसका पॉलिटिकली मुद्दा बना लेती हैं। तो स्पेस पे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या है स्कीम्स पर खर्च होती हैं। मगर साइंटिस्ट के द्वारा कहा जाता है अगर हम स्पेस पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा स्पेस मिशन ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे, और जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। कुछ ना कुछ हम नया, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गए, एस्ट्रोसैट सैटेलाइट हो गए, टेलीविज़न सैटेलाइट हो गए, इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो बजट कॉन्स्टेंट एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से कभी कभी इसरो जो है बहुत सारे मिशन में देरी हो जाती है। मगर इस बजट कॉन्स्टेंट का वन ऑफ इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी क्या हुई है कि कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। ये मतलब बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे हमने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अभी इसरो का एनुअल बजट देख लो 1.45। इसरो एनुअल बजट हैज ग्रोन स्टेडली एंड करंटली एक्सीड 1.45 बिलियन डॉलर। अभी 1.4 बिलियन डॉलर है। ग्लोबल लिमिटेड शेयर। अब दूसरा चैलेंज क्या है कि हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत लिमिटेड है। वर्ल्ड के एक्सप्लोरेशन का केवल हम 2% मार्केट रखते हैं, मतलब अकाउंट फॉर जस्ट 2% ऑफ ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट का केवल 2% ही हमारे द्वारा देखा जाता है। मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में शेयर हमारा बहुत कम है, इसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। स्पेस डेब्री मैनेजमेंट क्या होता है, जो नंबर ऑफ कॉस्ट है उसमें चैलेंजेस, ये भी एक चैलेंजेस है कि जब आप लॉन्च करते हैं किसी सैटेलाइट को तो आपके लिए डेब्री का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें भी स्पेस से रिलेटेड खर्चा आता है। देखो क्या लिखा, विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सैटेलाइट स्पेस एक्टिविटी मैनेजिंग स्पेस डेब्री बिकम ए सिग्निफिकेंट चैलेंज। मैंने बताया नहीं आपको कि स्पेस को में जो डेब्री है उसको भी मैनेज करना पड़ता है, तो फिर उसके लिए भी जो ग्लोबल लॉ है वो अप्लाई होते हैं और आपको उसमें खर्चा करना पड़ता है। लेजिस्लेटिव वैक्यूम, ये
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। लेजिस्लेटिव वैक्यूम क्या है? स्पेस ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटी बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, ये लैप्स हो गया, कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर नहीं आया, कोई एक्ट नहीं आया, इससे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब वैक्यूम क्रिएट करने से क्या हुआ, जब आपके यहाँ लेजिस्लेटिव वैक्यूम हो जाएगा, कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा, कोई एक्ट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट रेगुलेटरी बॉडी हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो डिक्लाइन हो जाएगा। उससे क्या होगा, ग्लोबल एरिना में या ग्लोबल लेवल पर ये मैसेज जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट स्पेस सेक्टर में कुछ करना नहीं चाहती। देखो, प्राइवेट सेक्टर तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको लगता है कि हमें स्पेस में प्राइवेट सेक्टर तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको लगता है कि हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बेनिफिट ओरिएंटेड वर्क करता है। मगर अगर आप लेजिस्लेटिव वैक्यूम रखेंगे, कोई लेजिस्लेशन नहीं बनाएंगे, कोई एक्ट नहीं बनाएंगे, तो इससे एक गैप हो जाएगा, उस गैप को ब्रिज करना जरूरी है। डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सैटेलाइट, अब ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, तो ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज है। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, हम एक साथ बहुत सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, मगर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत सारे सैटेलाइट जो इनर्ट मटेरियल से बनते हैं, जो इनर्ट मटेरियल सबसे ज़्यादा चाइना में पाया जाता है, तो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, डिपेंडेंस बाय इनहेंसिंग इट्स ओन सैटेलाइट फ्लीट एंड सर्विसेज, हमें अपनी सैटेलाइट फ्लीट बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट अपने लॉन्च करना चाहिए और सर्विसेज को वर्ल्ड लेवल पर ग्रोथ करना चाहिए। लैक ऑफ अवेलेबल टैलेंट, अब आपको पता ही है ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो टैलेंटेड आईआईटीएंस होते हैं, जो टैलेंटेड इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉरेन चले जाते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन होता है सैलरी, पैसा, मगर इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाती है और उनको रिटेन नहीं कर पाती है। इसका वन ऑफ द रीजन होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं, मगर एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो लैक ऑफ अवेलेबल टैलेंट है, इसमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको ड्रेन नहीं होने देना चाहिए, इंडिया में कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटी बनाई जाना चाहिए। जो हाई डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल है उसको हम अचीव कर सकते हैं ब्रेन ड्रेन को कंट्रोल करके, ठीक है। मार्केट ग्रोथ, देखो वर्ल्ड लेवल पर जो मार्केट ग्रोथ हो रहा है, इन्होंने इसके बारे में बताया है, $350 बिलियन से बढ़कर ये 550 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो इसमें राइटर का यही कहना है कि ग्लोबल मार्केट शेयर इंडिया को बढ़ाना चाहिए, 2% से जाकर और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसरो के लिए और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए। न्यू स्पेस स्टार्टअप, ये तो आपको पता ही है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट एंटिटी को बल दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन गवर्नमेंट एंटिटी इंडिया में आए और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रूशियल इन्वेस्टमेंट करें और हमारे स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिले। और इंडियन गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है, देखो डिजिटल इंडिया के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिससे क्या हो सके, हमारी मार्केट बढ़ सके। स्मॉल सैटेलाइट रिवॉल्यूशन, आप जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने में एक्सपर्ट है। इंडियन गवर्नमेंट मतलब इसरो जो है बहुत सारे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, तो इसमें सिग्निफिकेंट प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हमारी सैटेलाइट कैपेसिटी बढ़ेगी, विदेश से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्चिंग कैपेसिटी आएगी, विदेश से बहुत सारे सैटेलाइट कंट्रीज़ जो हैं वो लॉन्च करवाएंगे, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेजिस्लेशन रिफॉर्म, अब लेजिस्लेटिव रिफॉर्म क्या है, ये वही बात बताई गई है कि क्लियर और फेवरेबल स्पेस लेजिस्लेशन हो जाए। मैंने आपको बता ही दिया कि आप अगर स्पेस से रिलेटेड वैक्यूम छोड़ेंगे तो आप बिल्कुल गलत करेंगे। आप लेजिस्लेशन में बिल्कुल वैक्यूम ना छोड़िए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट को लाइए ताकि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आए, फॉरेन की एंटिटी हमारे इंडिया में लगें, जिससे इंडियन जो यंगर डेमोग्राफिक डिविडेंट है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड हो और हम उसको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज़ कर सकें। फ्यूचर इंडिवर, हमारे जो मिशन आ रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे स्पेस स्टेशन को डेवलपमेंट मिले और एस्ट्रोनॉमी को बल बढ़े। अब क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर, मतलब जो इंडियन स्पेस सेक्टर में है उसमें ट्रेंड क्या आ रहे हैं, ग्रोइंग कॉमर्शलाइजेशन। अब आप जानते ही हैं इंडियन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी को बहुत ज़्यादा बल दे रही है। देखो इन स्पेस एक गवर्नमेंट ने एंटिटी बनाई है जिससे प्राइवेट
जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसरो से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, और एक सिंगल विंडो एजेंसी बनाई गई है ये, ताकि नॉन गवर्नमेंटल इंटिटी को ज़्यादा बल मिले और उनके जो प्रपोजल हैं हमारे द्वारा एक्सेप्ट किए जा सकें। तो क्या पहले इमर्जिंग ट्रेंड आ रहा है? ग्रोइंग कॉमर्शलाइजेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कोलेबोरेशन। हमें इंडिया ने क्या किया है अभी रिसेंटली, बहुत सारे, जैसे निसार हो गया, नासा इसरो सार, ये सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, ये हम नासा के साथ कोलेबोरेट कर रहे हैं। आर्टमिस अकॉर्ड हो गया, नासा जो आर्टमिस से रिलेटेड, आर्टमिस एक मून मिशन है जो नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो इसमें बहुत सारी स्पेस एजेंसी की हेल्प ली जा रही है। इसरो ने इसे साइन इन किया, जापान की स्पेस एजेंसी से हमने कोलेबोरेशन किया। तो ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, ये कोलेबोरेशन देखने को मिल रहा है, इससे हमारा कॉमर्शलाइजेशन तो बढ़ ही रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहे हैं, मगर प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। अगला पॉइंट क्या बताया गया? फोकस ऑन चैलेंजिंग एक्सप्लोरेशन मिशन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं हमें एक्सप्लोरेशन मिशन पर चैलेंज करना, हमें एक्सप्लोरेशन मिशन को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे जिस तरह से मार्सियन मिशन, मंगलयान फर्स्ट ऐसा मिशन बना था जिसने लुनार पर जिसने क्या है कि सॉफ्ट लैंडिंग की थी, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग की, और प्लस दूसरी चीज फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द मार्सियन ऑर्बिट विथ मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन, एंड नाउ फर्स्ट कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मुनार साउथ पोल। देखो है वही चीज बताई गई है कि कैसे गगनयान के द्वारा लुनार पर सॉफ्ट लैंडिंग की, तो ये वर्ल्ड का पहला कंट्री बना। और दूसरी चीज क्या बताई गई है कि एशिया में मार्सियन मिशन में सबसे पहला कंट्री बना। मार्स मिशन मंगलयान इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें एक्सप्लोरेशन पर ज्यादा से ज्यादा बल देना चाहिए, जिससे हमारी वैल्यू बढ़े और कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, और ग्लोबल में एक मैसेज जाना चाहिए इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, जिससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा है। डेवलपमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी पर वर्क करना चाहिए। जैसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल अभी इंडिया में नहीं बनाए जा रहे हैं, तो इसको बनाया जाना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ सैटेलाइट बेस्ड सर्विस को बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे रिमोट सैटेलाइट हो गया, नेविगेशन हो गया। देखो हमने अभी एक लॉन्च किया था IR, इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो उसमें ऐसे कह रहे हैं नेविगेशन से रिलेटेड बहुत चीज़ें लॉन्च की जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से इंडिया को एक्सपेंड किया जा सकता है। देखो आर्टिकल बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ये चीज़ जो देख रहे हैं टाइमलाइन, ये मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना। इसमें जैसे बताया गया है कि कैसे स्पेस रेस यूएसए और यूएसएसआर में बढ़ी। 1957 में यूएसएसआर ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, फिर जनवरी 1958 में एक्सप्लोरर यूएसए ने लॉन्च किया स्पेस से रिलेटेड। तो ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके शेयर कर देता हूँ। देखो मुझसे कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाह रहा हूँ, मगर ये आर्टिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लिसन कीजिए और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज में बढ़ोतरी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो जो हमारा रिसोर्सेज का अभाव है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।